जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम जिले के बारे में, अर्थात सुकमा जिले के बारे में। तो मेरे पीछे आपको नाम दिख रहा होगा, सुकमा जिले के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब भी कोई जिला पढ़ना है हम लोगों को, तो सबसे पहले एक जिले का मैप बनाना पड़ता है। तो एक सुकमा जिले का हम लोग मैप बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको सुकमा जिले का मैप दिखेगा, मेरे पीछे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। जैसे मैप बनेगा हमारे पास, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं और सीमावर्ती राज्य, इनके बारे में चर्चा करनी पड़ती है, इनके बारे में याद करना पड़ता है। सुकमा के बारे में एक खास बात है, इसकी सीमावर्ती राज्य भी 3 है और सीमावर्ती जिले भी 3 है। मतलब ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और साथ ही साथ 3 राज्यों के साथ ये क्या है, अपना 3 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। तो राज्यों की बात करेंगे तो 3 राज्य जो मिलने वाले हैं, सबसे पहले मिलेगा पूर्व की तरफ उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के साथ ये सीमा बनाता है। दक्षिण की तरफ यदि हम देखेंगे तो दक्षिण की तरफ एक मिलेगा आंध्र प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम के पास मिलेगा तेलंगाना। तो ये 3 राज्य हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिनके साथ हमारा सुकमा जो है सीमा बनाता है। पड़ोसी जिलों की बात की जाए या सीमावर्ती जिलों की बात की जाए, तो हम देखेंगे तो हमको मिलेगा बीजापुर, एक जिला मिलेगा हमें बीजापुर। इसके अलावा मिलेगा दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के साथ जस्ट हमारे ऊपर मिलेगा बस्तर। तो ये 3 जिले हैं जिनके साथ सुकमा सीमा बनाता है। तो सुकमा की यदि बात की जाए, वापस बोलते हैं, 3 राज्य जो है हमारे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनके साथ ये सीमा बनाता है। ये 3 राज्य हैं। और 3 जिलों की बात की जाए तो बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर, ये 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो टोटल 6 नाम आपको याद रखने हैं सुकमा के पड़ोसियों के बारे में। अब जब भी कोई जिला पढ़ना है तो सबसे अच्छा होता है, जिले के लिए आप सड़क पकड़ लीजिए, सड़क के साथ सड़क परिवहन से आइए या नदी पकड़ लीजिए। तो 2 चीजें करनी पड़ती हैं, या तो सड़क पकड़ेंगे या तो नदी पकड़ेंगे। तो पहले हम करेंगे सड़क पकड़ के काम, और उसके बाद करेंगे हम लोग नदी पकड़ का काम। तो एक सड़क आती है जो सुकमा जिले से आती है, सुकमा जिले से होकर जाती है, देख सकते हैं जस्ट मेरे पीछे है, नेशनल हाईवे नंबर 30। ये भारत का नेशनल हाईवे है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 636 किलोमीटर की लंबाई के साथ। छत्तीसगढ़ के कुल 9 जिलों से जाता है। स्टार्टिंग होती है कवर्धा से, कवर्धा के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद भाटापारा बलौदा बाजार को छूता है, रायपुर छूता है, धमतरी छूता है, धमतरी के बाद अब जाएंगे कांकेर, कांकेर से पहुंचेंगे कोंडागांव, कोंडागांव से फिर पहुंचेंगे बस्तर, और बस्तर से पहुंचेंगे सुकमा। तो ये 9 जिलों को स्पर्श करता है, 9 जिलों के साथ ये चलता है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा हाईवे। ये हो गई छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में नेशनल हाईवे 30 की बात। अगर भारत के सापेक्ष में नेशनल हाईवे 30 की बात करना है, तो ये शुरू होता है उत्तराखंड के सितारगंज से और आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम तक आता है। तो उत्तराखंड से आप आंध्र प्रदेश याद रख सकते हैं, उत्तराखंड के सितारगंज से शुरू होगा और आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम तक ये पहुंचेगा। पहले इसका निर्माण जो है 1910 में होता है, 1910 में ये सड़क हमारी बनती है, और इसका राष्ट्रीयकरण या नेशनल हाईवे इसको बना दिया जाता है 1980 में। जब 1980 में इसको नेशनल हाईवे बनाया जाता है, तब इसका नाम रखा जाता है नेशनल हाईवे नंबर 43। वो दिशाओं के हिसाब से होता है, यदि पूर्व पश्चिम जाएगा तो अलग नाम देना है आपको, और उत्तर से दक्षिण जाएगा तो नाम अलग देना है। इसके बाद इस सड़क का विस्तार होता है और इसके बाद इसको ऑड नाम मिल जाता है। ऑड नाम पहले था नेशनल हाईवे 43, फिर इवन नाम मिल जाता है सम संख्या में, नेशनल हाईवे 30 कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में यदि याद रखना है हम लोगों को, तो कवर्धा से लेकर कोंटा तक या कबीरधाम से लेकर कोंटा तक ये जो है छूता है। ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कबीरधाम जिला या कवर्धा जिला से लेकर सुकमा जिला तक ये जोड़ता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सड़क है हमारी, ये नेशनल हाईवे है, 636 किलोमीटर लंबा है। इस नेशनल हाईवे को यदि हम पकड़ेंगे तो सुकमा जिले की 3 तहसीलें हमको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। पहली होगी हमारी छिंदगढ़, जो जस्ट मेरे पीछे आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तहसील होगी हमारी सुकमा, और तीसरी तहसील होगी हमारी कोंटा। तो कोंटा तहसील के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणतम तहसील, दक्षिण एरिया में अगर आप जाओगे तो सबसे दक्षिणतम तहसील कौन सी मिलेगी, कोंटा मिलेगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आपका शुरू हो जाएगा। तो ये एक बात हो गई है। बाकी एक तहसील और बचती है, उसके लिए हमको एक सड़क पकड़नी पड़ेगी। तो एक सड़क आती है हमारी और स्टेट हाईवे 5। ये स्टेट हाईवे 5 पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ को नहीं जोड़ती है, बीच में इसका कुछ हिस्सा नेशनल हाईवे का हो जाता है। तो यदि हम बोलना चाहें तो कोंटा से दंतेवाड़ा बोल सकते हैं सड़क को, या ये सुकमा जिला से लेते हुए कवर्धा जिला तक जाती है। तो बीच में गीदम से दंतेवाड़ा एक नेशनल हाईवे पार्ट कट जाता है इसका, अन्यथा ये सड़क लंबी है, आपकी कवर्धा से शुरू होगी और कवर्धा से लेके सुकमा कोंटा तक ही आएगी, कवर्धा जिला से शुरू होके सुकमा कोंटा तक आएगी। यहाँ पर एक और तहसील आपको देखने को मिलेगी, ये नई नई तहसील बनी है, गादीरास।
तो टोटल सुकमा जिले की बात करेंगे तो टोटल आपके पास 4 तहसील होने वाली है। चिंदगढ़, सुकमा, कोंटा और नवीनतम तहसील कौन सी है? गादीरास, जो स्टेट हाईवे 5 पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये 5 तहसीलों के नाम, ये जो 4 तहसीलें हैं आपको याद करनी है। स्टेट हाईवे 5 में 1 है और नेशनल हाईवे 30 पे 3 है। तो कैसे याद रखोगे? 30 तो 3 जीरो से बना है, तो 3 तहसील छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा, और स्टेट हाईवे 5 पे है तो चौथी तहसील करना है कौन सी? गादीरास। तो गादीरास कहाँ पे मिलेगी? स्टेट हाईवे 5 पर मिलेगी। तो जैसे आपको ये 4 तहसीलें याद हो जाएंगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे सड़क परिवहन के बाद जल परिवहन पर, या जल के बारे में देखेंगे, नदियों के बारे में। तो एक नदी है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है नासिक महाराष्ट्र से, और तेलंगाना हल्का सा छत्तीसगढ़ को छूती है और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये प्रवाहित हो जाती है हमारी बंगाल की खाड़ी में। नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी की खास बात क्या है? यदि इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1465 किलोमीटर लंबी नदी है ये। छत्तीसगढ़ की जो दक्षिण क्षेत्र होता है हमारा, ये बस्तर संभाग होता है। बस्तर संभाग की अधिकांश नदियां डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इस गोदावरी नदी में ही जाकर अपना पूरा जल बहा देती है। तो गोदावरी ड्रेनेज का हिस्सा हो जाता है बस्तर संभाग। मेजर मेजर केसेस में पकड़ेंगे तो इसलिए गोदावरी नदी को पकड़ना हमारे लिए जरूरी है। सुकमा भी जब करेंगे हमको, तो सुकमा में भी गोदावरी नदी को पकड़ना हमारे लिए जरूरी है। तो गोदावरी नदी नासिक की पहाड़ी या नासिक क्षेत्र से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और ये आगे चलते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छोटा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी छूती है 12 किलोमीटर का, और ये बाहर की तरफ निकल जाती है। गोदावरी नदी का अगर पुराने नाम की बात की जाए या अन्य नामों की बात की जाए तो इसको बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा और वृहद गंगा, ये कहा जाता है। 3 नाम, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा और वृहद गंगा। इस पर एक परियोजना चल रही है, पोलावरम परियोजना, जो कि एक विवाद का विषय बन जाती है, राज्यों के मध्य विवाद का विषय बन जाती है। वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आता है तो हम उसको भी थोड़ा सा स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस गोदावरी के लिए एक हमको सुकमा से नदी निकालना है जो गोदावरी में सहायक हो। तो सुकमा से प्रवाहित होने वाली एक नदी आती है हमारी, नदी का नाम है सबरी। सबरी बोलते हैं उड़ीसा क्षेत्र में, इसको गुलाब बोलते हैं, कोलाब। तो कोलाब नदी या शबरी नदी, इसकी खास के बारे में बात करेंगे। ये निकलती है हमारी कोरापुट क्षेत्र से, सिंकराम पर्वत उड़ीसा से निकलती है। छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में इसका प्रवाह आपको देखने को मिलेगा, एक बस्तर में मिलेगा और दूसरा सुकमा में मिलेगा। अधिकतम प्रवाह इसका आपको सुकमा क्षेत्र पे देखने को मिलेगा। सबरी नदी की खास बातों की बात की जाए तो सबरी नदी में सबसे पहली खास बात आएगी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसकी सीमा बनाती है। कौन सी नदी? हमारी सबरी नदी, जो आपको दिख रहा होगा दक्षिण पाट में से बहते हुए आ रही है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसकी ये सीमा बनाती है। इस नदी की दूसरी खास बात क्या है? इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है इस नदी के जो रेत है, इस पे सोने के कण कुछ मिलते हैं। ऊपर की तरफ आपको एक और नदी मिलेगी, ईब नदी, जिस पर सोने के कण मिलते हैं। सबरी, सबरी पे भी सोने के कण मिलते हैं। मगरमच्छ आपको देखने को मिलेंगे इस नदी में। साथ ही साथ इस नदी पे उड़ीसा पे एक परियोजना बनाई जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ को तकलीफ है। हो क्या रहा है, जो हमारा सुकमा क्षेत्र है, सुकमा वाला क्षेत्र आप जो नीचे की तरफ देखेंगे, क्षेत्र पे ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं जो बहुत दुर्लभ है, कालिक ग्रेनाइट की चट्टानें। तो हो क्या रहा है, जब यहाँ पर एक बांध बनेगा तो छत्तीसगढ़ का वो एरिया डूब जाएगा, जो हम खनन कर सकते हैं वो डूब जाएगा। तो एक विवाद का विषय हो रहा है जो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुकमा में है हम रह रहे हैं, और हमारी सबरी, सबरी की एक सहायक नदी है। कौन सी है ये? मलगेर। तो सबरी की सहायक नदी हमारी आती है मलगेर, जो कोंटा तहसील के आसपास जो है हमसे मिलती है सबरी नदी से। और इसके बाद सबरी नदी जो है आगे चलकर कोंटा तहसील से आगे बढ़ते हुए कोनावरम के आसपास जो है हमारी गोदावरी में अपना पूरा जल जो है प्रवाहित कर देती है। अब हमने सड़क मार्ग कर लिया है, शबरी नदी को पकड़े हुए हैं। तो शबरी नदी पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग, स्टेट वाटरवे, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग जो है हमारा कोंटा से कुनावरम, ये शबरी नदी पर ही है। शबरी नदी की जो गहराई है, इसकी बनावट है, जो गहराई है, कभी भी कोई भी शिप चलाना है तो नदी जो है थोड़ी गहरी होनी चाहिए। जैसे हमारी महानदी है या हमारी शिवनाथ नदी, ये चौड़ी बहुत है, गहराई इनकी कम है। तो जो शिप रहता है उनको तैरने के लिए जो है पानी की गहराई होना आवश्यक है, ताकि वो पानी को बांट सके। तो ये एक लौता हमको देखने को मिलेगा कहाँ पर? शबरी नदी पे। तो कोंटा से कुनावरम, ये एरिया आप याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के कोंटा से शुरू होता है और आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक एकमात्र स्टेट वाटरवे है हमारा छत्तीसगढ़ का, शबरी नदी पे। तो सुकमा जिला इसलिए खास और हो जाता है।
और यदि बात करेंगे नदी से पकड़े हैं तो नदी के बाद हम लोग जलप्रपात करेंगे तो गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है हमको मिलेगा सुकमा जिले के अंतर्गत। गुप्तेश्वर के अलावा हमको कौन सा मिलेगा तो गुप्तेश्वर के अलावा मिलेगा रानी दरहा। ये हमेशा कंफ्यूजन होती है, रानी दहरा, रानी दाह और रानी दरहा। ये तीन एक ही जैसे नाम वाले हैं और तीन जलप्रपात अलग अलग जिलों पे है। तो रानी दरहा जलप्रपात की अगर आप बात करोगे तो कहाँ पर मिलेगा आपका, ये सुकमा में मिलेगा। इसी जलप्रपात के आसपास आपको मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे। चलिए अन्य पर्यटन स्थलों की बात करेंगे हम, तो एक हमको मिलेगा दुधमा। दुधमा क्या है तो दुधमा एक पर्यटन स्थल है, जस्ट मेरे पीछे आ रहा है तो मैं हट जाता हूँ। दुधमा एक पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेगा सुकमा में ही। इसके साथ साथ एक और मिलेगा, कौन सा मिलेगा, दोरनापाल पुल। एक पुल बना हुआ है जो भी एक पर्यटन का केंद्र है। तो दोरनापाल पुल भी जो है सुकमा के अंतर्गत ही आता है, शबरी नदी पर ही बना हुआ है। ये भी एक पर्यटन का केंद्र हो जाता है हमारा। इसके अलावा महादेव डोंगरी एक पर्यटन का केंद्र है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या नाम बोला, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात, दुधवा, इसके अलावा हमारे पास आएगा दोरनापाल पुल और उसके बाद आएगा हम महादेव डोंगरी। ये सारी चीजें क्या है पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो अब अलग अलग चीजें देखना है। तो जैसे सबसे ऊपर मेरे सिर के आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, झीरम घाटी। तो झीरम घाटी सबको पता होगा। झीरम घाटी में बीच में एक केस हुआ था जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं को नक्सलियों द्वारा मार दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। तो झीरम घाटी भी कौन से जिले में है अगर आप बोलोगे तो सुकमा जिले में है। किस तहसील के तहत आएगा तो छिंदगढ़ तहसील के तहत आएगा। अगर तहसील पे जाओगे तो छिंदगढ़ तहसील के तहत झीरम घाटी जो है आपको मिलने वाली है। झीरम घाटी से जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो एक पर्व होता है यहाँ पर छिंदगढ़ तहसील में ही एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है गोबर बोहरानी पर्व। गोबर बोहरानी पर्व केवल छत्तीसगढ़ के छिंदगढ़ तहसील में मनाया जाता है। इस पर्व को में क्या होता है तो ये पर्व हमारा जुड़ा हुआ है खेती से रिलेटेड। जब भी कृषि कार्य किया जाता है तो यहाँ पर गोबर से वो लोग पर्व मनाते हैं, तो उसका नाम क्या दिया गया है, गोबर बोहरानी पर्व। यदि कभी प्रश्न पूछा परीक्षा में तो यही पूछेगा गोबर बोहरानी पर्व किससे संबंधित है या किस जिले में मनाया जाता है। जिला आपका आएगा सुकमा, तहसील बोलेगा तो छिंदगढ़, किससे संबंधित है तो कृषि से संबंधित एक पर्व है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सुकमा के बारे में बात करेंगे। तो सुकमा में सबसे पहला साइंस पार्क बनता है, ये याद रखिएगा, सबसे पहला साइंस पार्क बनता है सुकमा तहसील के अंतर्गत। इसके अलावा जो है हमको और क्या चीजें देखने को मिलेंगी तो तुंगल बांध एक परियोजना है। अब तुंगल बांध को एक पर्यटन क्षेत्र के तहत भी याद कर सकते हैं, पर्यटन क्षेत्र है तुंगल बांध। इसके बाद मुन्नी पट्टा। मुन्नी पट्टा में शिव मंदिर है, इसकी एक स्टोरी है तो वो स्टोरी पे बात करते हैं। मुन्नी पट्टा का शिव मंदिर होता क्या है, एक किंवदंती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार कुछ गांव के लोग नदी पार करना चाह रहे थे, शबरी नदी। तब शबरी नदी बोलती है कि मैं आपको पार होने दूंगी बट आप मुझको बलि दो। तो पूरा परिवार जाते रहता है, माता पिता और बच्चों का, तो आप मुझको बलि दीजिए। तो वो बोलती है जैसे मैं बलि दोगे तो मैं बाकियों को पार करा दूंगी, मुझको एक चाहिए किसी भी एक की जिंदगी। तो जो बच्चों के माता पिता रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो हम बलि दे देते हैं, आप जो है रह जाओ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तो बच्चा बोलता है एक उनमें से कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, आप दोनों यदि रहोगे तो क्या होगा, आप आगे और संतान पैदा कर सकते हो। तो ऐसा करके वो बच्चा जो है अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बलि दे देता है शबरी नदी पे, और बाकी पूरा परिवार और गांव के लोग सकुशल निकल जाते हैं वहां से। तो उस बच्चे की याद में ही मुन्नी पट्टा पर एक शिव मंदिर बनाया। ये चीज याद रखिएगा, सुकमा में है ये। फिर जैसे हम बढ़ेंगे तो मस्तान बाबा का मजार एक देखने को मिलेगा, मस्तान बाबा का मजार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकमा के अंदर ही हमारा जो है हमको अलग अलग चीज मिलने वाला है। तो जैसे हमारे पास आता है पहला रामाराम। तो रामाराम के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो रामाराम में आपको क्या देखने को मिलेगा, रामाराम में रामारामिन माता का मंदिर है। में रामारामिन माता का मंदिर है, ये रामायणकालीन स्थल है। यहाँ पर एकाश्व प्रतिमा बनी हुई है, एक पत्थर से निर्मित है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव जी की, ये तीनों की प्रतिमा एक साथ बनी हुई है हमारी, कहाँ पर, रामाराम में, याद रखिएगा। इसके अलावा चिटमिटिन की बात करा जाएगा तो चिटमिटिन में जस्ट मेरे पीछे आ रहा है, चिटमिटिन पे चिटमिटिन माता का मंदिर है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो है एक मेला का आयोजन होता है। इसके अलावा एक और रामायण कालीन स्थल है इंजेग्राम। तो इंजेग्राम हमारा क्यों फेमस है, ये रामायण कालीन स्थल है। तो रामाराम और इंजेग्राम
ये दो है सुकमा जिले में रामायणकालीन स्थल। जब हमने राम वनगमन पथ का एक वीडियो बनाया था तब इसके बारे में चर्चा की थी। सुकमा जिले का पर्यटन में भी जब हम मंदिरों के बारे में बात कर रहे थे तब भी इसके बारे में हमने बात कर चुकी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हमको कुछ देखना है हमारे पास खनिज के बारे में। तो गादीरास के आसपास आपको खनिज देखने मिलेगा। तो खनिज में जो सोना कुकनार क्षेत्र है आपको ये याद रखना है, ये फेमस है कोरंडम के लिए। सोना कुकरार में आपको मिलेगा कोरंडम। बाकी अन्य जगहों की अगर बात करा जाए, चिंतलनार, मुंडपाल और गोविंदपाल, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा टिन। इसके अलावा सुकमा और कोंटा ये भी टिन के लिए फेमस है। बाकी सुकमा जिले के अन्य चीजों की बात की जाए तो हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसका सुकमा जिले का गठन कब हुआ? तो 2012 में इसका गठन होता है। 2012 में इसका गठन होता है सुकमा जिले का। जननांकिकी की यदि बात की जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से तो लगभग 2,50,000 यहाँ की जनसंख्या है। 2,50,000 की जनसंख्या में 85% आदिवासी अनुसूचित जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो प्रतिशत अनुसार यदि बोला जाए आदिवासियों की जनसंख्या या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा है, तो अधिकतम जनसंख्या आपको यहीं पर देखने को मिलेगी सुकमा जिला में। साक्षरता दर की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम साक्षरता दर 29% मात्र यहाँ के लोग साक्षर हैं। 29% साक्षरता होती है यहाँ की। वन क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो वन क्षेत्रों पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वन क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ में प्रतिशत अनुसार यदि बोला जाए तो वन क्षेत्र इसमें सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? आपका सुकमा जिलों में। अन्य चीजों की बात की जाए, मिट्टी किस प्रकार की मिलेगी? तो यहाँ पर लाल पीली और लाल दोमट दो प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी। ज्यादातर यहाँ के क्षेत्र में रहेगा लाल दोमट मिट्टी। अनाजों की बात करेंगे तो मोटे अनाज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा कुछ एक सुकमा है जिसके बारे में हमने बात की है। और एक तोंगापाल क्षेत्र आता है तो वो भी टिन के लिए फेमस है। और यदि हम बात करेंगे सुकमा जिलों की तो कुछ फोटोज हैं जो आप देख सकते हो। रानी दरहा जलप्रपात कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसके अलावा दुधमा जो क्षेत्र है पर्यटन वाला वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। गुप्तेश्वर गुफा और गुप्तेश्वर जलप्रपात ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। हमने तस्वीरें लेके आई हैं इस पर आपके लिए। इंजेग्राम जो है रामायणकालीन स्थल, वहां पर आपको कुछ ऐसी फोटोज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रामाराम जो रामायणकालीन स्थल है आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और भी अन्य स्थान है जिसकी फोटोज है हमारे पास, हम आपको वो भी शेयर कर देंगे अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं। इसके नोट्स वगैरह भी जो है आपको मिल जाएंगे, यदि हम प्रोवाइड कर पाए तो हम आपको कर देंगे। साथ ही साथ 18 जुलाई हमारा टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट है, निःशुल्क है पूरा। आपको किसी प्रकार की कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है उस पर। यदि आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको अपनी पता करनी है कि आपका लेवल कहाँ तक पहुंचा है, कोई लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हम नहीं कर रहे हैं, सीधा जो सीजीपीएससी जैसे प्रश्न पूछता है या पूछ सकने की संभावना है हमने वैसा पेपर तैयार करने की कोशिश की है। हर महीना 1 से 2 हम निःशुल्क टेस्ट देंगे। तो आप टीचमेंट ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए, 100% सिक्योर है। उस पर आपका फ़ोन नंबर सिर्फ स्टूडेंट को किसी को भी नहीं मिलेगा, सिर्फ टीचर के पास वो नंबर जाएगा। वो भी जब आप जिस नंबर से रजिस्टर कराते हैं वो आपका नाम भी सिर्फ हमको ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। आपकी स्कोरिंग वगैरह जैसा ऑनलाइन फीचर हम दे सकते हैं उतना आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ की गारंटी रहेगी हमारे तरफ से। उस पर हम जब आप फ्री क्लास पे जुड़ेंगे हम वीक पे एक क्लास वहाँ पर लेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए मैं पूरी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का रहेगा, इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, टीचमेंट ऐप का लिंक रहेगा। फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो हमारा फ़ोन नंबर भी वहाँ पर रहेगा। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।